दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के दूसरे पाठ सुमिरिनी के मनके पर आधारित पाठ के प्रश्नोत्तर। सुमिरिनी के मनके हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित 3 निबंधों का एक संकलन है। हमने इस पाठ को, तीनों निबंधों को पढ़ा है, इनका वाचन किया है, इनकी सरल व्याख्या की है, इनका अर्थ स्पष्ट किया है, इनके भाव को बताया है पूर्व की वीडियो में। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हो तो हिंदी की बिंदी चैनल पर विजिट कर लीजिए और प्ले लिस्ट में कक्षा 12th में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आइए इस पाठ के आधारित प्रश्न हैं, जो पाठ आधारित प्रश्न हैं, उनके उत्तरों के बारे में हम आपको बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ सकें और प्रश्नों का आंसर आप ठीक से लिख सकें, समझ सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं। पहला प्रश्न है, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। बहुत सरल प्रश्न है। यदि आपने पाठ ठीक से पढ़ा है, सुना है तो आप आसानी से लिख देंगे। बालक से जितने भी प्रश्न पूछे गए वे सभी प्रश्न उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के थे, जैसे धर्म के लक्षण, रसों के नाम तथा उनके उदाहरण, पानी के 4 डिग्री के नीचे ठंड फैल जाने के बाद भी मछलियां कैसे जिंदा रहती हैं तथा चंद्र ग्रहण होने का वैज्ञानिक इत्यादि प्रश्न उसकी उम्र की तुलना में बहुत अधिक गंभीर थे। पाठ के शुरुआत में ही इस बात का हवाला दे रखा है। तो ये सारे प्रश्न जिस कक्षा का विद्यार्थी था, जिस उम्र का विद्यार्थी था, उससे कहीं अधिक व्यय वाले, योग्यता वाले विद्यार्थी से पूछने चाहिए थे। दूसरा प्रश्न है, बालक ने क्यों कहा कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। बालक के पिता टीचर हैं, वो बालक वहीं पर विद्यार्थी है, तो बालक ने ऐसा क्यों जवाब दिया? क्योंकि उसको रटवा रखा है। फिर भी हम इसका उत्तर स्पष्ट रूप से बताते हैं आपको। बालक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके पिता ने उसे इस प्रकार का उत्तर रटा रखा था जिसे बोलने वाला व्यक्ति वाह पाता है। पिता ने सोचा होगा कि इस प्रकार का संवाद सिखाकर उसकी योग्यता व श्रेष्ठता का ठप्पा लग जाएगा, परंतु इस प्रकार बुलाकर वह बच्चे के बालपन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। पिता को सामाजिक प्रतिष्ठा बच्चे के बालपन से अधिक प्रिय थी। कोई भी चीज रटाने की आवश्यकता नहीं, समझाने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा है, उसको इस तरह से दूसरे के ऊपर न थोपना चाहिए। खैर, तीसरा प्रश्न है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक का जब बालक से परिचय हुआ तो उसे वह सामान्य बच्चों जैसा ही लगा, परंतु उसका अपनी उम्र से अधिक गंभीर विषयों पर उत्तर देना लेखक को दुखी कर गया। वह समझ गया कि पिता द्वारा उसकी योग्यता को इतना अधिक उभारा गया है कि इसमें बालक का बालपन तथा बालमन दम तोड़ चुका है। पिता ने उसे उम्र से अधिक विद्वान बनाने का प्रयास किया है, जिसमें एक बालक पिसकर रह गया है। एक बालक के विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, परंतु वह खेलकूद और जीवन के छोटे छोटे सुखों को छोड़कर उसी में घुल जाए तो ऐसी स्थिति में बच्चे और समाज के लिए सुखकारी नहीं है, उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इस तरह हम उसका बचपन समाप्त कर रहे हैं। लेखक के अनुसार पिता तथा उनके साथ बैठे लोग इस प्रयास में सफल भी हो गए थे। जब इनाम में बच्चे ने लड्डू मांगा तो लेखक ने सुख की सांस भरी।
एक बालक के लिए यही स्वाभाविक बात थी, उसे यही मांगना चाहिए था और उसने मांगा भी। उसे विश्वास हो गया कि पिता तथा अन्य लोग अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए हैं। अब भी बालक के अंदर विद्यमान उसका बचपन जिंदा है, वह अब भी अपनी उम्र से आगे नहीं निकला है। यह स्थिति लेखक के लिए सुखदायी थी। बालपन जिंदा रहना चाहिए, बाल प्रवृत्तियां जिंदी रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटकर अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता है? उत्तर है, सभा में बालक से बड़ों द्वारा बहुत ही गंभीर विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बालक उन प्रश्नों का उत्तर देता है। बालक के हाव भाव तथा व्यवहार से पता चलता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है। निम्नलिखित स्थलों पर पता चलता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है। जब 8 वर्ष के बालक को नुमाइश के लिए श्रीमान हादी के सम्मुख ले जाया गया, जब बालक को सभी लोग घेर कर ऐसे प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं जो उसकी उम्र के बालकों के लिए समझना ही कठिन है। बालक इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर असहज हो जाता था। वह प्रश्नों का उत्तर देते हुए आंखों में नहीं झांकता बल्कि जमीन पर नजरें गड़ाए रहता है। उसका चेहरा पीला हो गया है और आंखें भय के मारे सफेद पड़ गई हैं। उसके चेहरे पर कृत्रिम और स्वाभाविक भाव आते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि वह स्वयं से लड़ रहा है। उसके अंदर कुछ ना कुछ विचलित करने वाला चल रहा है। जब उससे इनाम मांगने के लिए कहा गया तो उससे लड्डू की अपेक्षा किसी और ही तरह के इनाम मांगने की बात सोची गई थी। जब उसने बाल प्रवृत्ति के अनुरूप इनाम मांगा तो सभी बड़ों की आंखें बुझ गई। अगला प्रश्न है, बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। इस कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छोटे बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं कि वह जिद करे, अन्य बच्चों के साथ खेले, ऐसे प्रश्न पूछे जो उसकी समझ से परे हों, खाने पीने की वस्तुओं के प्रति आकर्षित और लालायित हो, रंगों से प्रेम करे, हरदम उछले कूदे, अपने सम्मुख आने वाली हर वस्तु के प्रति जिज्ञासु हो, शरारतें करे इत्यादि। ये एक साधारण बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं और यदि ये प्रवृत्तियां न हो तो चिंताजनक स्थिति मानी जाती है। वह उसके जीवन का आरंभिक समय है। पाठ में लेखक ने जिस बालक का उल्लेख किया है, पिता ने उसकी इन प्रवृत्तियों को अपनी उच्च आकांक्षाओं के नीचे दबा दिया था। बालक की उम्र 8 वर्ष की थी। उसके अंदर अभी इतनी समझ विकसित नहीं हुई थी कि गंभीर विषयों को समझे। पिता द्वारा उसे यह सब रटवाया गया था। उसे इन सब बातों को रटवाने के लिए पिता ने बच्चे के बालमन को कितनी चोटें पहुंचाई होंगी, यह शोचनीय बात है। उनके इस प्रयास में बालक की बाल सुलभ प्रवृत्तियों का ह्रास तो अवश्य हुआ होगा, परंतु उसका लड्डू मांगना इस ओर संकेत करता है कि अब भी कहीं उसके बाल सुलभ प्रवृत्तियां मन में विद्यमान थी, जो उसे और बच्चों के समान ही बनाती थी। लेखक को विश्वास था कि अब भी बालक बचा हुआ है और प्रयास किया जाए तो उसे उसके स्वाभाविक रूप में रखा जा सकता है। लेखक का यह कथन इसी ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 6 है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है? विद्यार्थियों, ये जो पहला पार्ट है उसके प्रश्न उत्तर हैं। निबंध का पहला जो पार्ट है, अगले पार्ट के प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में बनाएंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका निदान करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।